बात जब लाखों करोड़ों की हो रही हो थोड़ा तो एरोगेंसी बनता ही है। कुछ लोगों के लिए वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए हाँ चलेगा। आप भूत पर बिलीव करते हैं सर? देयर इज वन प्रीमियम डेवलपर जिसके की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह पे है जिसके की 100 मीटर्स के अंदर ही शमशान घाट है। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ईडी पीछे पड़वाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करा लो, कल को तो कभी भी बुकिंग करे तो हमारे खाते में आए वो। इन द नेक्स्ट 5 years इफ यू कैलकुलेट तो योर प्रॉपर्टी इज फ्री। ऐसा कभी हुआ है कि बिल्डर्स झूठ बोलते हैं? कैंप्स में आप अगर देखिए फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यहाँ पर आपका ऐसा व्यू रहेगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, बट थिंग्स डोंट वर्क आउट। पीपल विल कम टेंड टू गिव यू ब्लैक मनी। अभिषेक सर, पाए लागू। जुग जुग जियो यीशु। और सर कैसे हैं आप? ऑल गुड बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है रियल एस्टेट में सब कुछ? रियल स्टेट इज वेरी गुड, द मार्केट इज बूमिंग, हमारे पर तो पैसों की बरसात हो रही है। ओके वैसे लेकिन सर मतलब आपका जो पर्सनैलिटी है ना बहुत डायनामिक है। ऐसे मतलब अगर ऐसे बताऊं, मुझे जो भी रियल एस्टेट में जैसे सेल्स पर्सन को देखते हैं जी तो जब भी हम रियल एस्टेट में किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं और उनसे मिलते हैं तो ऐसा थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का फील आता है। मतलब बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एरोगेंट टाइप का, ऐसा कुछ एरोगेंस है उसके अंदर। तो इसके पीछे क्या रीजन है? यार, बात जब लाखों करोड़ों की हो रही हो एंड यू कैन नॉट कीप टू योर सेल्फ तो थोड़ा तो एरोगेंसी बनता ही है। यहाँ हजारों में बात करने वाले इतने एरोगेंट रहते हैं तो हम लोग थोड़े से एरोगेंट नहीं, वी जस्ट कैरी आवरसेल्व्स इन दैट मैनर। ओके कि अगर मैं लाखों की बात कर रहा हूँ तो माई पर्सनैलिटी शुड रिफ्लेक्ट समथिंग जिसमें कि आपको दिखे कि हाँ ये बंदा है उस लाइक जो बात कर सके। तो नॉट एरोगेंसी, थोड़ा नॉलेज आता है, थोड़ा एक्सपीरियंस आता है तो कॉन्फिडेंस साथ साथ बढ़ते जाती है। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस सर? अभी तो कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस यू कैन डिसाइड। वैसे एक चीज और था, मैंने मतलब बहुत मंथ पहले पिछले साल मतलब मैंने सेल्स में वर्क किया था, सेल्स में जॉब किया था मैं रियल एस्टेट में। तो हमारे ऊपर जो हमारे बॉसेस होते थे ना, उनका सबसे ज्यादा प्रेशर ये रहता था कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा टैगिंग करवा सके। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट आज भी समझ नहीं आता, क्योंकि रियल एस्टेट में हम क्या कहते हैं कि सेल्स में हम क्या कहते हैं कि उसमें ये चीज हमें सिखाया जाता है कि जो भी कस्टमर आपका है उसको कम से कम ऑप्शन दिखाए जिससे कि कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। हाँ। क्योंकि ज्यादा अगर ऑप्शन दिखाते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता था कि टैगिंग क्यों करना पड़ता है इतना ज्यादा, फिर तो हम कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। तो आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, टैगिंग इज इम्पोर्टेंट, ये बात तो समझ में आती है। रियल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने किसी क्लाइंट को दिखाया, किसी और ने वही क्लाइंट को दिखा दिया तो, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन देने से क्लाइंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सीपीज हैं तो उनको एक दायरा रखना चाहिए कि हाँ मेरे को इतने ही प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। इफ़ यू ऐड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन देयर माइंड तो उनको आप नॉलेज रिच कर दे रहे हो, तो फिर उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टैगिंग का वो कंसेप्ट तो है, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प इट, मार्केट वैसे ही ड्राइव होता है। सीपीज को जो मतलब मैक्सिमम लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी पसंद आ सकता है, वो प्रोजेक्ट भी पसंद आ सकता है, तो दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स, यू कैन नॉट हेल्प इट। हाँ, एक अच्छी बात है कि 45-60 डेज का टाइम फ्रेम रहता है टैगिंग में। ओके तो उसके बाद फिर द क्लाइंट इज आउट। उसने कम दिन में अगर आप टैगिंग करके उनको दिला सकते हैं कोई प्रोजेक्ट तो इट इज़ गुड, नहीं तो फिर द क्लाइंट इज आउट ऑफ योर हैंड। तो टैगिंग का जो आपने बताया सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो भी कस्टमर आता है क्लाइंट का ऐसा रहता है, मतलब हमारे जो सेल्स वाले रहते हैं उनका ऐसा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैगिंग करा लो, कल को तो कभी भी बुकिंग करे तो हमारे खाते में आए वो। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक आपका रेस्ट्रिक्शन है, टैगिंग इज़ वैलिड फॉर ओनली 45 to 60 डेज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि आप 45 डेज के अंदर अगर अपना बुकिंग करा लेते हैं तो यू गेट दी मनी, अदरवाइज वो दूसरे भी सीपी से, तो क्लाइंट भी आजकल इतने ये हो गए हैं, नॉलेज रिच हो गए हैं कि वो आपसे भी पूछते हैं, 2-3 ब्रोकर से और पूछते हैं। एट दी एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साइट पर कि मैं भी लेके आया। इफ़ यू हैव सम रिलेशंस विद द सेल्स प्रोफेशनल दे विल हेल्प यू आउट कि हाँ चलो ये कर देते हैं।
बहुत सारे चलते रहते हैं रियल स्टेट में, यू नेवर नो। तो टैगिंग इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन टैगिंग के साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो सी कि यू गेट द डील डन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, देन इट इज़ यूजफुल, अदरवाइज व्हाट यू विल डू विद द टैगिंग। ओके, एक पॉइंट आपने कहा था जो मुझे अभी भी मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रहा है कि टैगिंग कराते टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब विजिट्स कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है। तो ऐसा भी होता होगा कि फिर वो खुद से डील कर लेता होगा, मतलब वो किसी एजेंट के थ्रू ना जा करके डायरेक्ट। न्यूमरस केसेस आप रियल स्टेट मार्केट में है तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि क्लाइंट को एक बार नॉलेज हो जाता है तो ही थिंक्स कि ही कैन टैकल एवरीथिंग। वो अभी तो मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रोफेशनल खुद से कॉल करने लगते हैं, बैक एंड से बहुत सारे कॉल्स जाने लगते हैं, क्लाइंट खुद से विजिट कर लेता है। बहुत सारे सीपीज को पता भी नहीं चलता कि उनका क्लाइंट का डील हो गया। जब सब कुछ हो जाता है देन दे गेट टू नो, फिर वो पीछे पड़ते हैं, सर मैंने विजिट कराया था। द टैगिंग पोर्शन इज, जो अभी आपने बोला था, वो आ जाता है कि 45 डेज का टैगिंग था, देन लूजिंग फ्रंट पे आप खड़े रहते हैं। तो ऐसी बातें हो जाती हैं। ओके, तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, फिर एजेंट्स पैसे कैसे बना रहे? एजेंट्स पैसे बना रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी क्लाइंट्स जो कि मतलब सही तरीके से जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट पसंद आता है, वो सब कुछ फाइनल करते हैं आपके, दे कीप यू इन द लूप। वो हर एक डिसीजन मेकिंग से पहले आपको कॉल करते हैं। बट यही जो आपने शुरू में मुझे पूछा था कि यू लुक ओवर कॉन्फिडेंट, when you can give knowledge to the other person, you can talk confidently about a project, you can showcase कि my knowledge is better than yours, then only people will keep you in their loop. अगर मैं वैसे ही पहुंचूं कि सर से विजिट कर लीजिए, बात का देखा जाएगा, ये वो, तो क्लाइंट मुझे लूप में कभी नहीं रखेगा। तो यू हैव टू बी समवन जिसपे कि उनको फेथ रहे कि हाँ, इफ दिस मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, he'll get me a nice deal or something and he's gonna stay with me for a longer duration. और एक सीपी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक क्लाइंट से जब डिसीजन मेकिंग कराए तो ही स्टेज थ्रू आउट द डील। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके ओके सर मैंने आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोला था। अंडरस्टूड जीशु। ऐसा कुछ नहीं है। तो सर यही सवाल, मतलब सेम चीज़ था, डाउट मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि अभी कैसा है, एजेंट्स हमें सबको पता है, मतलब वो हर किसी को पता होता है कि एक जो एजेंट होता है वो पैसे सेल्स करके ही कमाता है। इसके अलावा भी कोई और तरीके होते हैं क्या एज ए एजेंट पैसा कमाने के? अभी तो मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक प्लेटफॉर्म्स नहीं, डोमेन्स बोल सकते हैं। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड मैंडेट में बहुत सारे चैनल पार्टनर्स आ गए हैं। दे आर टेकिंग प्रोजेक्ट्स, वो आपसे सोल सेलिंग राइट्स लेते हैं डेवलपर से, देन दे केटर टू द सेल्स एंड मार्केटिंग नीड्स, डेवलपर की टीम की तरह एक्ट करते हैं, वहाँ से उनको एक फिक्स्ड कमीशन सेट हो जाता है। एंड पीपल टेंड टू, और उनकी सेल्स टीम ज़्यादा अच्छी रहती है, मोर टैलेंटेड रहते हैं, दे हायर द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम कि वो ट्रांजैक्शंस में हेल्प आउट कर सके। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑनगोइंग। और एक तो टर्न की का भी आ गया है, राइट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, मतलब आपका लेआउट, आपका लाइजनिंग, आपको रेरा अप्रूवल्स, वो सारा कुछ वो फर्म ही करके दे देगी आपको, सेल्स मार्केटिंग भी सारा कुछ करके दे देगी। तो बिल्डर कैन रेस्ट, सिर्फ पैसे गिन सकते हैं बैठ के, एंड जो पैसे आएंगे उससे कुछ आगे पास ऑन कर सकते हैं अपने मैंडेट टीम को। ओके, तो एक टर्म आपने कहा सर सोल सेलिंग, तो सोल सेलिंग मतलब एक्चुअल में होता क्या? सोल सेलिंग में ऐसा होता है कि आप एक प्रोजेक्ट को, सी इफ यू आर द डेवलपर और मैं सोल सेलर हूँ, ठीक है, आई विल अप्रोच यू, आई विल टेल यू अबाउट माई प्रोफाइल, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने इतने इतने साल तक ये काम किया है। तो आई विल गेन ट्रस्ट, आई विल शो यू एवरीथिंग जो मैंने मार्केट में किया है, एंड देन आई विल आस्क फॉर द सोल सेलिंग राइट ऑफ योर, उसमें क्या रहेगा कि आई विल टेक ओवर द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, जितने भी चैनल पार्टनर्स आएंगे, तो दे विल हैव टू गो थ्रू मी। जब वो मेरे थ्रू जाएंगे तो आई विल बी द वन जो डिसाइड करेगा। मैं आपके साथ बैठ के पहले ही एक रेट डिस्कस कर लूँगा कि सर ये रेट तक हम लोग अचीव कर सकते हैं,
इफ़ यू आर ओके विद दैट, तो आप मुझे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं कि एक साल में मुझे मेरा प्रोजेक्ट इतना % सोल्ड आउट चाहिए या फुल्ली सोल्ड आउट चाहिए. तो दैट इज व्हाट इज सोल सेलिंग. तो इस हिसाब से आई टेक केयर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपर. Okay. Is it kind of partnership? No, there is no partnership. This is entirely some other identity. ये बिल्कुल अलग है. डेवलपर एक थर्ड पार्टी को सोर्स करता है अपने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए. उसके अलावा उस प्रोजेक्ट में उनका कोई पार्टनरशिप नहीं कि मैंने सेल आउट कर दिया तो मेरे को ये. इट इज़ ऑल कमीशन बेस्ड. ओके. वैसे तो सर आपको मतलब इस टोटल रियल एस्टेट मार्केट में आपको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो अब तक आपने किन किन टाइप्स के स्कैम्स देखे हैं मार्केट में? स्कैम्स में आप अगर देखिएगा, न्यूमरस स्कैम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब रेरा वाज नॉट दैट, तो लोग कोई भी प्रोजेक्ट को लिस्ट करते थे, कुछ भी प्राइसिंग डालते थे, क्लाइंट जब पहुंचते थे तो द प्राइसिंग वाज एलिवेटेड. अभी भी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आप देखिएगा तो दे राइट की बेस फ्लैट, यू कैन गेट अ फ्लैट फॉर 50 lakhs. व्हेन यू रीच दिस साइट, वहाँ पर वो बोलते हैं दैट इज़ बेसिक कॉस्ट. वो यूनिट तो अपना चला गया है, उसके ऊपर से इंफ्रा लगेगा सर, उसके ऊपर से आपका स्टैम्प ड्यूटी, ऑल इंक्लूसिव प्राइस विल बी 75 lakhs. तो यू ट्रैवल ऑल दी वे एंड देन फिर बाद में क्या होता है कि बिल्डर एक्सटेंशन ले लेता है, क्योंकि रेरा भी 1 साल का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देती है. बहुत सारे सीपीज रहते हैं जो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यहाँ पर आपका ऐसा व्यू रहेगा, यहाँ पर आईटी पार्क आ जाएगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैपिटल अप्रिशिएशन, बट थिंग्स डोंट वर्क आउट. तो दीज ऑल स्कैम्स आर वेरी कॉमन इन द मार्केट. यू हैव टू बी नॉलेजेबल, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, जो बोलते हैं कि आप अपने आप को कितना ट्रेन करके निकल रहे हैं मार्केट में. You should understand these gimmicks played around in the market. Yes. Okay. तो मतलब बेसिकली मान के चले कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है तो क्या क्या चीज़ें होती है जो मुझे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? First of all, the documentation should be very clear. Reputation of the builder is important. Layout जो आपको चाहिए वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं. Amenities भी आप देखिए. स्टैंडर्ड जो फिटिंग्स आपको दिए जा रहे हैं इन कमर्शियल और रेसिडेंशियल, वो कैसे हैं. तो ऑल दिस मेक अ होलसम डिसीजन आपका जब आप पूरी तरह से ये हो जाते हैं. एंड इट शुडेंट बी लाइक कि आपने एक दिन सर्च किया और दूसरे दिन जाके घर ले लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हो गए हैं मार्केट में जो कि आते हैं एंड दे मेक अ हाइप कि माई प्रोजेक्ट इज सेलिंग वेरी फास्ट. बहुत लोग उसमें दौड़ जाते हैं, दे पुट इन देयर मनी. आफ्टर अ फ्यू डेज दे गेट टू नो द रियल फैक्टर्स की क्या होने वाला है प्रोजेक्ट के साथ. तो डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. ओके. तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें मतलब एज अ बायर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. वास्तु को लेकर कोई स्कैम वगैरह होता है क्या? वास्तु को लेके स्कैम नहीं होते हैं. वास्तु को लेके एक अंडरस्टैंडिंग होता है लोगों का. कुछ लोगों के लिए वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए हाँ चलेगा, क्या है थोड़ा सा अगर ईस्ट वेस्ट एंट्री नहीं भी मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. एनीवेज देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी फॉर एवरी वास्तु डिफेक्ट जो देखा जाता है. यू कंसल्ट अ वास्तु कंसल्टेंट, वो आपके इस पे आएगा, यू पे हिम सम मनी, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर ये करने से ये दोष खत्म हो जाता है. तो बट वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कल्चरली अगर देखा गया है कुछ चीज़ इतने सालों से चली आ रही है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड उसमें लाइट वेंटिलेशन एंड प्रॉपर जगह पे क्या होना चाहिए वही दर्शाता है. तो इफ़ समथिंग इज़ गुड फॉर यू तो यू शुड ओबे. ग्राउंड रूल्स हो गए वो खेलने के, तो वो अच्छी बात है अगर कोई वास्तु मानता है. इसमें आपको न्यूमरोलॉजी भी आ जाते हैं. फॉर मी 8 इज़ माई लकी नंबर, फॉर यू इट मे नॉट. किसी के लिए 13 है, किसी के लिए नहीं है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट. प्लस प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है. इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू समथिंग फॉर अ चीप प्राइस, थोड़ा सा वास्तु में उसमें फॉल्ट रहता भी है, तो पीपल टेंड टू टेक इट. बाद में वो रेमेडी निकाल ही लेते हैं. तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलता है, हाँ अच्छा है बुरा है वैसा. ओके. तो सर कमर्शियल की बात हो ही रही है तो एक डाउट मेरे मन में हमेशा से रहता था कि जो होटल्स या फिर हॉस्टल्स होते हैं
ठीक है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी रहने का जगह देते हैं, जहाँ पे बिजनेस हो रहा होता है बेसिकली, तो उससे हम एज अ कमर्शियल काउंट करते हैं या फिर रेसिडेंशियल काउंट करते देखिए बहुत जगह कैसा होता है कि द सैंक्शन इज टेकन एज रेसिडेंशियल एंड लोग उसे कमर्शियल, बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग अ हॉस्टल दैट इज़ फॉर कमर्शियल यूज़, तो वो चेंज ऑफ व्यू करके किया जा सकता है। तो बेसिकली देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट कि आप उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल बोलते हैं या कमर्शियल बोलते हैं। तो कमर्शियल यूज़ में आता है लेकिन सैंक्शन रेसिडेंशियल का रहता है, तो इट बिकम्स थोड़ा सा, यू कैन नॉट से कि इट्स प्रॉपरली रेसिडेंशियल या कमर्शियल। हैं। ओके, आप भूत पर बिलीव करते हैं सर? भूत नहीं। ओके, क्योंकि मतलब ऐसा हमें बहुत मतलब मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि कोई फ्लैट है जो हॉन्टेड है और उसे सेल करने का बहुत कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो कोई खरीद नहीं रहा होता है और उसको बहुत कम चीप प्राइस पे बेचा जा रहा होता है। ठीक, ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फ्लैट या हाउस है जो हॉरर माना जा रहा है और लोगों ने वहाँ पर मतलब अनयूजुअल एक्टिविटीज़ देखी है, और ऐसा वो वहाँ पे मतलब उस पूरे एरिया और लोकेशन में ये बात फैला हुआ है और वो सेल नहीं हो पा रहा है, और जो बेचने वाला पर्सन है, जो ओनर है, ही इज़ लाइक कि मैं आधे का आधा रेट कर दूंगा लेकिन मुझे ये बेचना है। एज फार एज दिस मार्केट, पुणे मार्केट की मैं अगर बात बोलूँ, देर इज़ वन प्रीमियम डेवलपर जिसके कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह पे हैं जिसके कि 100 मीटर्स के अंदर ही शमशान घाट है, बट दैट डेवलपर इज सेलिंग एट अ प्रीमियम एंड कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को अगर प्राइसिंग अच्छी मिलती है तो भूत का भी डर खत्म हो जाता है। तो मतलब ऐसे मतलब फ्लैट्स या फिर ऐसे प्रॉपर्टीज बेचने में डिफिकल्टीज आती है क्या? डिफिकल्टीज आती है, शुरू का माइंडसेट जैसा रहता है, इफ द प्रोजेक्ट इज गोइंग गुड तब फिर लोगों को, जब लोग इंडिया में कैसा है कि वो बिजली ग्रिड में नहीं चेक करते कि लाइट गई कि नहीं, वो दूसरे के घर में चेक करते हैं कि उसके घर में लाइटें नहीं है तो फिर सबके लाइट गई तो वो वाला हिसाब है। एंड इफ द प्रोजेक्ट इज गोइंग गुड, सेल्स अगर उनका अच्छा हो रहा है तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, देन वी ऑल्सो गेट इन टू द ग्रूव और वर्कआउट हो जाता है उसमें। कभी आपने किसी माफिया या फिर किसी मतलब डॉन अंडरवर्ल्ड को कभी आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया? डॉन अंडरवर्ल्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ देर आर बिग शॉट्स जिन्होंने हमसे परचेज किया है एंड रिमार्केबली बड़े ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं। तो डॉन अंडरवर्ल्ड तो नहीं बोल सकते उनको, लेकिन हाँ दे हैड सम रिलेशंस विथ थोड़ा सा माफिया बैकग्राउंड बोल किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा कभी सर आपको डर नहीं लगता कि मतलब मैंने कुछ प्रॉमिस किया, मतलब सेल्स पिच में तो लोग प्रॉमिस करते ही हैं एंड कभी कभी ओवर प्रॉमिस भी कर देते हैं, तो ऐसा कभी डर नहीं लगा कि मैं इनको अगर ओवर प्रॉमिस करके दे रहा हूँ, कल को तो कोई दिक्कत आता है बिल्डर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो मेरे भी जान पे आएगी? देखिए, तो व्हेन यू स्टेप इनटू द मड तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ माय शूज विल गेट डर्टी, तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन तो रहती है कि हाँ ठीक है। एंड वी ऑल्सो टेंड टू कैटर टू प्रॉपर्टीज जिसमें कि ज़्यादा सी प्रॉपर्टीज कितनी भी अच्छी हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पोजीशन को लेके, स्टैंडर्ड को लेके क्लाइंट अनहैप्पी रहते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑरा कि आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं, या उसको आप पूरी तरह से कैसे ओवर रूल करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल। इफ़ यू हैव अ क्लाइंट लाइक दैट वन एंड वो आप पे भरोसा कर रहे हैं तो इन लिसन टू यू ऑल्सो, तो वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वेरी बिग डील की माफिया है तो ही विल गिव मी हार्ड डेज इफ आई गो इन फॉर ट्रांजैक्शन। इट डजंट हैपन लाइक दैट। सर अभी जैसे ये तो चीज़ हो गया क्वेश्चन आपका क्रिमिनल और ये सबसे रिलेटेड, बहुत लोग ऐसे मतलब क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, माफिया नहीं होते हैं, लेकिन दे हैव ब्लैक मनी। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि सामने वाला पर्सन के पास बहुत ब्लैक मनी हो और उससे कोई परचेज करना हो एंड डील्स नहीं हो पाए या फिर हो पाए, ऐसा कोई किस्सा वगैरह आपके पास? बेसिकली देखा जाए तो रियल एस्टेट मार्केट में है तो आपके पास ऑप्शंस तो ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे। इफ़ यू आर गुड इन द मार्केट पीपल विल कम टेंड टू गिव यू ब्लैक मनी। और ईडी पीछे पड़वाओगे क्या यार? ठीक है,
ओके, सर गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में बात करते हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ कि गवर्नमेंट टेंडर्स होते क्या है, इसमें लोग पैसे कैसे बनाते हैं, एंड एक्चुअल में होता क्या है इसमें। रियल स्टेट से रिलेटेड इफ यू सी इन फॉर डेवलपमेंट गवर्नमेंट टेंडर्स का ज़्यादा ये नहीं है, बट इफ़ यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसमें गवर्नमेंट टेंडर्स का ज़्यादा रोल होता है। इसमें कैसा होता है, देर इज़ अ बिडिंग सिस्टम, तो वन हु बिड्स द लोएस्ट तो उसको टेंडर मिलते हैं। जब टेंडर मिलता है तो दैट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। उसमें यू कैन से आप एक पिक्चर देखिए खट्टा मीठा अक्षय कुमार का, सचिन टिचकुले, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो वो पिक्चर आपको बहुत कुछ समझाएगी कि कैसे कैसे क्या करप्शन होता है, कैसे पैसे दिए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो गवर्नमेंट टेंडर्स, वन हु गेट्स द प्रोजेक्ट मेक्स अ लॉट्स ऑफ मनी, वैसा। ओके, तो इसमें मतलब पैसे कैसे बना रहे होते हैं जो लोग टेंडर्स लेते हैं, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स आते हैं, तो उसमें पैसे कैसे बनाते हैं लोग। See, if the construction cost is 100 rupees and you do the it for 50 rupees only, तो 50% आपका मार्जिन हो जाता है उसमें। 50% में आपको कभी चेकिंग आया तो आपने इंजीनियर को दे दिया, कभी ऊपर के पॉलिटिशियंस को दे दिया, वैसा। ऐसे आई एम नॉट दैट इनटू, मतलब टेंडर्स में उतना नहीं घुसा हूँ, लेकिन इट्स अ कॉमन बिलीफ कि ऐसा ही होता है मार्केट में। एंड देयर आर सम गुड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो जो कि अच्छे रोड्स बनाते हैं। जैसे कि मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, आप स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आप तो रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, एंड जब आप कमर्शियल, आप जैसे कि मोस्टली आप कमर्शियल सेल आउट करते हैं, तो कमर्शियल में हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग। तो आपके हिसाब से, लाइक पर्सनली आपके हिसाब से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है या फिर रियल एस्टेट में। देयर इज वन सेइंग, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, तो इफ समबडी इज केपेबल ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन 2-3 प्लेसेस, तो रियल स्टेट इज ऑल्सो गुड एंड स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गुड, बोथ हैव डिफरेंट रिटर्न्स। रियल स्टेट इज गुड, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गुड। अभी आप फिलहाल के मार्केट्स को देखें, स्टॉक मार्केट को, तो the market is giving great returns and real estate is also booming. Pune market is booming like anything. Okay. Kharadi mein you used to get a 1 BHK flat for 20 lakhs in 2011. Right now the price has gone to 65 to 70 lakhs. So that sort of return. And मेरी portfolio की अगर बात करें stock market में, तो that has also given nice return. 50% returns तो मुझे इस साल के आ चुके हैं पहले। तो both the markets are performing well. बट स्टॉक मार्केट का यही है कि छोटे, मतलब यूक्रेन और रशिया में वॉर होगा तो यू विल हैव टू पे सम प्राइस फॉर इट। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर का थोड़ा सा मूड होगा, इंडेक्सेशन हटाएगी तो फिर कैपिटल गेंस पे आपको दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे टैक्सेशन हो जाता है तो स्टॉक मार्केट पे, तो दीज थिंग्स विल रिमेन। तो यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा रियल स्टेट में। तो दैट वे इफ यू कीप योर एसेट्स तो इट विल गिव यू अ नाइस रिटर्न इन द कमिंग। इस वॉर के चलते रियल एस्टेट में कोई इफेक्ट सर? इनिशियली तो थोड़ा सा हमें लगा था कि द मार्केट विल स्लो डाउन, बिकॉज क्या होता है कि, लेकिन कौन सी अपने बिल्डिंग पे गिरी मिसाइल वो बोल सकते हैं। तो वी डिडंट गेट मच अफेक्टेड विदाउट बिकॉज ऑफ दिस वॉर। उतना हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। स्टॉक मार्केट में शुरू में थोड़ा सा पड़ा था, बट थिंग्स, इंडियन मार्केट बुल रन इज कंटिन्यूइंग, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अभी तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वी हैव मोर देन 10 CR डीमैट अकाउंट्स राइट नाउ, जिसमें से कि 9 CR का 10,000 से कम का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड, नॉलेज आ गया है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं आप। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिकली बात चल रही थी। तो कमर्शियल को ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत, मतलब ऐसे सुपीरियर माना जाता है। मतलब हम जब कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल आउट करने भी जाते हैं तो हम वही दिखाते हैं कस्टमर को कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न्स मिल सकता है। तो वहाँ पे जब कमर्शियल प्रॉपर्टी जब बेचना होता है तो ऐसा कभी हुआ है कि बिल्डर्स झूठ बोलते हैं, मतलब रिटर्न से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? झूठ बोलने का मतलब, अब यू कैन नॉट से कि झूठ बोलते हैं, वो एक प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है,
कोई आपको डायरेक्टली कुछ तो नहीं बता देता कि नहीं आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो आपको बताते हैं कि सर आपके 5 साल का रिटर्न क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हैं कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी कमर्शियल की, आपको मिनिमम 7 to 8% का रिटर्न देती है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिस स्पेसेस, नॉट ये ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स एंड शॉप्स। वो आपको 4.5 से 5% का रिटर्न देती है। तो अभी कैपिटल अप्रिसिएशन की बात अगर देखें तो यू गेट अ मिनिमम कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ 10 to 12%। तो उसको जब हम लोग काउंट करते हैं पूरा ईयरली, तो दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकम्स अराउंड 20%। सो इन द नेक्स्ट 5 years इफ यू कैलकुलेट, तो योर प्रॉपर्टी इज फ्री, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन पे मिल गया। एंड इफ यू होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 5 years, 5 साल के बाद एक एस्केलेशन का भी होता है कि आपका रेंटल्स हर साल 5% करके बढ़ते रहता है। तो 5 साल आपने होल्ड किया, आपके कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, आपको रेंटल यील्ड अच्छे आ गए, और उसके बाद फिर अगर आपने 5 साल और होल्ड कर लिया तो यू गेट अ वेरी नाइस ऑफरिंग ऑन योर प्रॉपर्टी इफ़ यू वांट टू सेल इट। तो दैट वे कमर्शियल रियल स्टेट को तो हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। रेसिडेंशियल में वैसा आपको यील्ड नहीं मिलता है, जो आपको आरओआई एक्सपेक्टेशन है वो 2.5 से 3% का ही रहता है मैक्सिमम। अभी थोड़ा सा पुणे मार्केट इज ग्रोइंग स्ट्रांग इन रेंटल्स। तो ओके, तो आप एज अ एक्सपर्ट लाइक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको कोई कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसे आप प्रेफरेंस देंगे और आप उसे देखेंगे परचेज करने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेलिटी, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कितने कमर्शियल्स उसके अगल बगल हैं, कैसा डिमांड है, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। देन द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आपने एक प्रॉपर्टी ले लिया, कल के दिन आपको सीपेज हो रहा है या प्लम्बिंग का काम ठीक से नहीं हुआ, देन यू आर एट अ लॉस। उसके बाद आपको देखना है कि द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, एलिवेशन से क्या होता है, दैट इज़ द फर्स्ट लुक। इफ़ यू लुक गुड यू सेल गुड, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखना है उसमें एमिनिटीज़ क्या क्या है, कल के दिन स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें, जैसे व्हीकल्स के लिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं तो उसके लिए वो चार्जिंग पॉइंट्स हैं या नहीं, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। तो इफ़ ऑल दीज थिंग्स यू कंबाइन, तो ओवरऑल आपको देखना है कि एक प्रॉपर्टी जिसमें यू गेट जो भी आपके माइंड का एक ये है कि आई शुड हैव दिस, आई शुड हैव दैट, तो दैट विल फेच यू अ नाइस रिटर्न व्हेन यू ट्राई टू सेल इट आउट in the market.